नमस्कार साथियों। आधे घंटे के ब्रेक के बाद वापस दूसरी क्लास शुरू करते हैं संविधान की। आज संविधान खत्म करके ही सोएंगे। सबसे पहले आर्टिकल 237 तक हमने पढ़ लिया था अभी क्लास में। एक क्लास में कमी रह गई कि माइक ऑन नहीं था और थोड़ा सिस्टम का माइक ही मेरी आवाज़ कैप्चर कर रहा था, तो आवाज़ थोड़ी सी आपको कम आएगी। आप प्रॉपरली मेरे हिसाब से सेटअप ऑन है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई इशू तो नहीं है ना। ठीक है, सारा प्रॉपरली चल रहा है सेटअप। और 238 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 238 क्या बात करता है कि आर्टिकल 238 था पहले बी श्रेणी के राज्य की। जब देश आजाद हुआ तो 1950 में संविधान में 4 श्रेणी के राज्य बनाए थे, ए बी सी और डी। डी श्रेणी का जो राज्य था उसका एक जो यूटी वाले हमारे एरिया आते थे वो छोटे आते थे। उसके बाद मिनी जो स्टेट होते हैं, जैसे 7 स्टेट हैं ईस्ट साइड में, मणिपुर, सिक्किम वगैरह, वो सी श्रेणी में आते थे। मीडियम साइज के जो स्टेट्स होते थे जैसे राजस्थान है, ये लोग बी श्रेणी के राज्य आते थे। तो आर्टिकल 238 में जो भाग 7 हुआ करता था संविधान का, इसमें बी श्रेणी के राज्यों के बारे में बता रखा था। और 7th अमेंडमेंट से जो राज्यों की श्रेणी समाप्त कर दी गई, तो 7th अमेंडमेंट से इसको रिपील कर दिया गया आर्टिकल 238 को। आर्टिकल 239 बात करता है आपका कि यूटी का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो यूटी के प्रशासन के बारे में बात करता है। तो राष्ट्रपति वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेगा, प्रशासक। उन प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा वहां पर गवर्नमेंट चलाई जाएगी, प्रशासन चलाया जाएगा। 239 की बात करूं, 239 ए बात करता है आर्टिकल कि कुछ यूटी के लिए स्थानीय विधानमंडल या विधान परिषद या दोनों सदनों का सृजन की बात करता है कि किसी स्पेशल यूटी के लिए विधान परिषद या विधान मंडल की स्थापना की जा सकती है। जैसे आप दिल्ली को देखोगे, दिल्ली क्या है, यूटी है। हमारे 7 यूटीज में दिल्ली भी है। दिल्ली में 70 मेंबर्स की एक विधानसभा है, 70 एमएलए हैं, और वो 70 एमएलए मिलकर मुख्यमंत्री चुनते हैं अपना, जो अरविंद केजरीवाल है। तो कुछ विशेष राज्य के लिए ऐसे 2 राज्य थे, एक तो आप पौंडीचेरी पढ़ेंगे, एक दिल्ली पढ़ेंगे। एक तो क्या होगा, दिल्ली होगा, और दूसरा होगा पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी और दिल्ली 2 ऐसे यूटी हैं जिनमें विधानसभा की स्थापना की गई। और दिल्ली में 70 मेंबर है और पौंडीचेरी में 40 मेंबर हैं, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। उनके लिए अलग विधानसभा है। और ऐसी विधानसभा को 3 पॉइंट छोड़कर बाकी सभी अधिकार दिए गए। वहां पुलिस प्रशासन का अधिकार नहीं होता उस राज्य के पास। उस राज्य के पास भूमि संबंधी अधिकार नहीं होते, और लोकल मैनेजमेंट से संबंधित कोई विशेष क्षेत्र होता है वो नहीं होता। जैसा मैं आपको राज्य सूची के 2 सूची की प्रविष्टि नंबर 2 और 18, ये केंद्र के पास अधिकार होते हैं। बाकी उस स्टेट के पास, यूटी के पास पूरे राइट्स होते हैं। जैसे राजस्थान के पास पूरे राइट्स है स्टेट के और कंकरेंट सूची के, वैसे ही सारे राइट्स होते हैं दिल्ली के पास भी। केवल और केवल पुलिस प्रशासन हाथ में नहीं होता, और भूमि से संबंधित, लैंड से संबंधित राइट्स उसके पास नहीं होते। तो 239 ए बात करता है पौंडीचेरी के संबंध में विधान मंडल की स्थापना या विधान परिषद की स्थापना मंत्रिमंडल की और सीएम का प्रोविजन करता है। 239 ए दिल्ली के लिए प्रोविजन करता है कि दिल्ली में भी विधानसभा हो सकेगी। 69 अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, 69 अमेंडमेंट के द्वारा। दिल्ली में मंत्रिमंडल 10% होता है। जैसे वहां 70 मेंबर है तो उसका 10% कितना होगा, 7 मंत्री ही हो सकते हैं सीएम सहित। तो केजरीवाल और उसके अलावा 6 मंत्री और हो सकते हैं। ऐसे जहां पर विधान परिषद का या मंत्री परिषद का या विधानसभा का गठन किया गया, वहां उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल राज्यपाल की सारी भूमिकाएं अदा करता है। 239 डबल ए का 8वां पॉइंट कहता है कि दिल्ली का उपराज्यपाल होगा, वो अध्यादेश भी प्रख्यापित कर सकता है। आर्टिकल 213 की पावर का यूज कर सकता है उपराज्यपाल भी स्पेशल कंडीशन में। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन मेरा एरिया होता है, थोड़ा डेप्थ में चला जाता हूं। 239 ए बी आर्टिकल किस पर चर्चा कर रहे हैं हम, 239 ए बी पर। तो 239 ए बी पर बात कर रहे हैं। ये कहता है कि अगर ऐसे यूटी में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है
वहां संविधान के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाती है वहां की सरकार, वहां का सीएम, वहां का मंत्रिपरिषद, तो राष्ट्रपति उस सरकार को निलंबित कर सकता है। तो दिल्ली के संबंध में 239AB का प्रोविजन किया कि एनसीआर की सरकार को राष्ट्रपति उपराज्यपाल की रिकमेंडेशन पे सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल 356 का प्रोविजन है ये। आर्टिकल 356 में जो पावर राष्ट्रपति के पास होती है किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव को सस्पेंड करने की, वही पावर 239AB में दिल्ली सरकार के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को है। आर्टिकल 239 का बी आर्टिकल आप पढ़ोगे, ये पौंडीचेरी को विशेष पावर देता है कि पौंडीचेरी का उपराज्यपाल भी ऑर्डिनेंस ला सकता है एक 213 की तरह। ठीक है, मैंने सीधा सीधा बता दिया। 240 की हेडिंग देख लेना कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में रूल्स बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, रेगुलेशन की शक्ति। तो कुछ यूटी को इसमें चंडीगढ़ के अलावा सभी यूटी है, तो चंडीगढ़ के अलावा सभी यूटी के रेगुलेशन की राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वहां उस यूटी को कैसे चलाएंगे। उसका रेगुलेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 241, अच्छा वो लास्ट क्लास में वॉइस का थोड़ा इशू रह गया, मैंने अच्छे से रिकॉर्ड करने का प्रयत्न किया पर थोड़ा सा हेल्थ इशू था और तो प्रॉपर ध्यान नहीं गया कि क्या माइक ऑन है ऑफ है, और वो थोड़ी सी वॉइस कम आएगी। आप ईयरफोन लगा के सुन लेना, इतनी कम भी नहीं है, ठीक वॉइस है, तो ईयरफोन लगा के सुनोगे एडजस्टमेंट हो जाएगा ना। अभी वाली में प्रॉपर आ रही है, मैंने चेक कर लिया। 241 क्या बात करता है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट, यूटी के लिए हाई कोर्ट की बात करता है। एक यूटी के पास अपना पर्सनल हाई कोर्ट है, यूटी के लिए हाई कोर्ट। तो बाकी यूटी को तो चार्ज दे रखा है कि वो हाई कोर्ट इस यूटी के संबंध में सभी दायित्वों का हाई कोर्ट का निर्वहन करेंगे। जैसे मैं अंडमान निकोबार की बता रहा था, वहां के लिए हाई कोर्ट क्या होगा? कलकत्ता का। दमन दीव के लिए मुंबई हाई कोर्ट काम करता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, वो चंडीगढ़ यूटी के लिए काम करता है। चंडीगढ़ के सभी मामलों में वही हाई कोर्ट का फर्ज अदा करता है। ऐसे आर्टिकल 241 कहता है कि यूटी के लिए भी हाई कोर्ट का गठन किया जा सकता है। और कौन करेगा गठन? संसद करेगी। क्या एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र है, जहां पर हाई कोर्ट है? हाँ है, संसद ने गठन कर रखा है। कहां? दिल्ली के लिए। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है, पूर्ण राज्य नहीं है, वहां पर दिल्ली का पर्सनल हाई कोर्ट है आर्टिकल 241 के प्रभाव। आगे बात करते हैं। 241 देख लिया, दिल्ली हाई कोर्ट, संसद ने गठन किया यूटी के लिए हाई कोर्ट। फिर भाग 9 शुरू हो जाता है। भाग 9 पार्ट 9 क्या बात करता है? पंचायत के बारे में। पंचायत आर्टिकल 243 से शुरू होती है और 243 ओ तक जाएगी। 73 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी। 73 अमेंडमेंट, ठीक है। 1992 में ये 73 अमेंडमेंट हुआ था, इसके द्वारा ऐड किए गए थे आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक। मैं आर्टिकल 40 में भी इस बात की चर्चा कर चुका हूं। इसके साथ ही एक अनुसूची और इस अमेंडमेंट से ऐड की गई थी, उसको कहा जाता है अनुसूची 11, शेड्यूल्ड 11। अनुसूची 11 में क्या बता रखा? पंचायत किन किन विषयों के संबंध में राइट्स रखती हैं। तो पंचायत के विषय वस्तु बता रखी है कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर है जिसपे पंचायत काम करेंगी। उसके बाद आप इसके अंदर आर्टिकल देखो तो 243 आई देखना। क्या देखेंगे? 243 आई। 243 आई या इसको 243 जे भी बोल सकते हैं। यहां राज्य वित्त आयोग के लिए बात की है। राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की है, जो स्टेट में आने वाले टैक्स के पैसे का डिवाइडेशन करता है। सभी प्रकार के स्तर पे कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा किस कार्य के लिए। और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी मेरे हिसाब से प्रद्युम्न सिंह हैं, हमारे राज्य के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह। 243 जी को पढ़ देखना। 243 जी जो मैंने बताया था 11वीं अनुसूची 11 शेड्यूल, इसी अनुसूची के इसी आर्टिकल के प्रभाव से बना। एक बार पूछ लिया गया था किसी पेपर में, मेरे को पेपर का नाम तो याद नहीं आ रहा, पर उसमें पूछा था कि 11वीं अनुसूची का संबंध किस आर्टिकल से है? 243 जी से है।
जी मतलब गांव, गांव में होती है पंचायत, तो 243 जी, जी से गांव, गांव से पंचायत। तो आप याद रख लोगे 243 जी में ग्राम पंचायत से के संबंध में जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, विषय होते हैं, उनके लिए 11वीं अनुसूची बनी हुई है। क्या क्या मैटर हो सकते हैं पंचायत के पास, तो जैसे ग्राम स्तर पे जो जो चीजें डील करती है ग्राम पंचायत की, गांव की स्वच्छता से संबंधित मामले, है ना। इसमें एक विषय पूछा गया था क्वेश्चन में, कांजी हाउस किसका विषय है, तो कांजी हाउस नगर पालिका का विषय है। तो आप एक बार इनकी विषय पर नजर डाल लेना, मेरे हिसाब से मत डालो, इतना टफ लेवल का पेपर्स आता नहीं प्री में। तो प्री में उसका उनका काम होता है कुछ बच्चों को रोकना जो योग्य नहीं है, उनको रोक लो, वहां पर थोड़ा सा छटनी करते हैं मामूली सी। आप थोड़ा सा भी संयम के साथ पेपर अटेंड करेंगे और आपने थोड़ी भी मेहनत की है, आप निकाल दोगे प्री आराम से। 243 पर जो लोग दिन भर ऐसे वीडियो देखते हैं कि प्री कैसे पास किया जाए, वो प्री नहीं निकाल पाएंगे ना। मैं बता देता हूं, मैं आमतौर पे देखता हूं कि मेरी क्लास देखने बच्चे आते हैं 300। और जब मैं कोई मोटिवेशन नहीं बोल सकते उसको, जैसे मैंने इफ्तरेज जी का वीडियो बनाया, तो एक 24 घंटे के अंदर ही 1200-1500 बच्चे उसको देख चुके थे और मेरे टेलीग्राम अकाउंट में 600 मैसेज पड़े हैं। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर हमें कैसे भी करके प्री पास करा। अरे भाई मैं पेपर देने थोड़ी जाऊंगा, मैंने आपके सामने खुली बातें रख दी कि क्या होता है, क्या से क्वेश्चन आते हैं क्या नहीं। मैंने आईपीसी नहीं बताई, मैं कल अलग से आईपीसी को बता दूंगा। अच्छा मैं बताने वाला था जनरल एक्सेप्शन से एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, पर मेरा ध्यान से निकल गया, वो बेयर एक्ट नीचे दब गया आईपीसी का, और मुझे लगा मैंने सभी मेजर एक्ट बता दिए। तो लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम इनकी क्लास तो पढ़ने वाली क्लास तो देखे नहीं जिनकी बदौलत पास होते हैं, या मैं बेयर एक्ट में जो चीजें मैंने बताई उस चीज को बेयर एक्ट में जाके पढ़ूं तो नहीं, बस इससे एक रिक्वेस्ट कर लूं कि हमें कैसे भी करके प्री पास करा। तो भाई मैं भगवान नहीं हूं, मैंने जो चीजें बोली है वही चीजें आपको पढ़ के मेहनत करके और पास करनी पड़ेगी। मैं मदद करूंगा, चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, वो सारी चीजें अलग हो जाती है। आप मेरे से इनबॉक्स में आके रिक्वेस्ट कर रहे हो सर कैसे भी करा दो, 30 दिन में आप पास करा सकते हो, आप एक बच्चे को करा रहे हो हमें करा, ऐसा नहीं होता भाई। मेरे पास कोई बच्चा बेटा उसको मैं दिन भर चीजें टास्क देता हूँ, उन टास्क को प्रॉपरली फीडबैक लेता हूं कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा उसमें से 4 क्वेश्चन पूछता हूं। इतना मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, इतना मेरे पास इतने बच्चे हैं, किन किन का जवाब दे दूं, किन किन को रिप्लाई कर दूं, फिर पढ़ाऊंगा कब अगर यही चीज करूंगा। तो कोशिश करो कि मोटिवेशन देखने से कुछ नहीं होता। लोग कह देंगे चांद को तोड़ लाओ, जमी पे पैर मत रखो, बाज से ऊपर उड़ो, है ना, वो पर वो बातें मोटिवेशन है ना, 5-10 मिनट का जोश होता है। चीजें मेहनत करने पढ़ने से आती है, रातें काली करनी पड़ती है एक अच्छा सवेरा देखने के लिए, सीधी बात वही है। पढ़ोगे पास हो जाओगे, मेरे से रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। आपके मैसेज पड़े हैं, मैं रिप्लाई करूंगा सब लोगों को। अब मेरा पेन जवाब दे चुका है, आप मेरी बातें सुनना, सिर्फ बातें सुनना, बाकी चीजों को इग्नोर मारिए। मैं एक बार देख लेता हूं कि मेरा सेटअप प्रॉपर काम कर रहा है क्या। हाँ बात, अब मेरी आवाज सुनना, सिर्फ स्क्रीन को छोड़ देना एक बार, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आर्टिकल्स पे मैं लाता हूं आपको, किस किस आर्टिकल पे फोकस करना है, ठीक है। आर्टिकल 243 जी हमने देख लिया था, नगर पालिका भाग 9A में आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जाएगा। 74 अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया था और इसमें नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी के संबंध में बताया गया। आर्टिकल 243 का W देखना, जहां नगर पालिका के अधिकार, शक्तियां, उत्तरदायित्व बताएं, जो 12th शेड्यूल से रिलेटेड है। 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट हैं, जबकि वहां पर 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट है ना। मैंने 11वीं अनुसूची के सब्जेक्ट नहीं बताए थे, 29 सब्जेक्ट है जिस पर पंचायत अपने अधिकारों का यूज करती है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, 18 सब्जेक्ट है जिन पर नगर पालिका अपनी पावर्स का यूज करती है, जिसमें चर्म शोधन का, जो ये गौशालाएं वगैरह होती हैं जहां उनकी चमड़ी वगैरह काम में ली जाती है, वो भी इनके अंदर पंचायत ये नगर पालिका के सब्जेक्ट में आता है, वो पूछा जाता है कई बार। तो 243 W देखना, नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बात करता, आर्टिकल 12 से रिलेटेड है। उसके अलावा आप
243 जेड जी जिला योजना के लिए समिति, 243 जेड ई महानगर क्षेत्र योजना के लिए समिति, इन दोनों की हेडिंग्स देखना। 243 वाई देखना, वित्त आयोग, स्टेट वित्त आयोग। 243 आई पूछेगा, वाई नहीं पूछेगा, फिर भी देख लेना हेडिंग, हमारा कुछ जा नहीं रहा। फिर भाग 9 बी के बारे में बात करूंगा। भाग 9 बी के बारे में बात करूंगा तो भाग 9 बी आपको बताएगा, क्या बताएगा भाग 9 बी कि ये रेंज है आर्टिकल 243 जेड एच से शुरू होकर 243 जेड टी तक। आर्टिकल 243 जेड एच से शुरू होकर 243 जेड टी तक 97 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। और यहां एक राजेंद्र वाला करके केस आता है जिसमें इसको 97 अमेंडमेंट को पार्टली रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, क्योंकि नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में स्टेट को पावर प्राप्त है और इस पर संघ ने अमेंडमेंट कर दिए थे। तो उसको पार्टली किया था कि 2 से ज्यादा स्टेट के लिए है तो ही संघ कर सकता है, बाकी स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है। तो पार्टली राजेंद्र एन शाह का केस होगा, राजेंद्र एन शाह वर्सेज गुजरात राज्य का केस, उसमें 97 अमेंडमेंट को पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। भाग 9 बी 97 अमेंडमेंट के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। भाग 10 बात करता है एफटी और एससी एरियाज की, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 244 पढ़ते हैं, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन। यही आर्टिकल 244 के फर्स्ट से तो शेड्यूल 5 संबंधित है, 244 के सेकंड से शेड्यूल 6 संबंधित है। कोई क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अनुसूची 6 का संबंध किससे है? 4 राज्यों से है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। अमी मैत्री, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा अमी मैत्री है। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, छोड़ो। अच्छा काम करा है मेरे हिसाब से, है ना। चलो छोड़ो, सुन लो आप तो मेरी आवाज ही सुनो, मैं बहुत परेशान हूं इस सिस्टम से। करते हैं कुछ बदलाव 2-3 दिन में। तो भाग 244 में अनुसूची 6 पे मैं चर्चा कर रहा था, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अमी मैत्री 4 जिले, 4 राज्य अनुसूची 6 से संबंध रखते हैं। इनके 4 राज्यों के संबंध में एडमिनिस्ट्रेशन को अनुसूची 6 बताती है, बाकी सभी अनुसूची क्षेत्रों और जनजाति को प्रशासन अनुसूची 5 बताएगी। और दोनों अनुसूचियां 244 आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल 245 जो भाग 11 में आता है, भाग 11 की हेडिंग याद रखना, स्टेट्स और यूनियन के मध्य रिलेशनशिप को बताता, संघ और राज्य के मध्य संबंध। आर्टिकल 245 क्या कहता है कि संघ और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार कहां होगा? तो संसद के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा उसका विस्तार संघ सूची और संवर्ती सूची पे होगा। राज्य के द्वारा जो लॉ बनाए जाएंगे, विधियां बनाई जाएंगी, उनका विस्तार राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट संवर्ती सूची पे होगा। पर संवर्ती सूची पे अगर राज्य और केंद्र दोनों ने कानून बनाए, दोनों में कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, तो संघ द्वारा बनाया गया कानून अधिभावी होता है साधारण रूप से। पर बाद में राज्य ने कानून बना दिया, उसको राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी तो राज्य का अधिभावी हो जाएगा, संसद ने फिर बना दिया तो संसद का हो जाएगा। तो वो हमारे अभी ज्यादा काम की चीज नहीं है, वो पढ़ेंगे हम कब? जब हम मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तब यहां से एक क्वेश्चन होगा 245 से 255 के बीच में, तब मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन बनेगा। 245 का सेकंड बताता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का अधिकार कानून राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन रखेगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेक्सस की थ्योरी है कि अगर सेंट्रल ने कोई कानून बनाया है तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जाकर भी इन्फोर्स हो सकता है अगर वो उससे रिलेटेड मैटर है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून का राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन हो सकेगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेक्सस थ्योरी आर्टिकल 245(2) को कहा जाता है। आर्टिकल 246 बात करता है कि संसद द्वारा या स्टेट की विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों की विषय वस्तु क्या होगी। तो संसद को अनुसूची 7 की सूची 1 जो संघ सूची है और संवर्ती सूची के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।
राज्य को सूची सेकंड है जो 7वीं अनुसूची की, मतलब राज्य सूची पर समवर्ती सूची पे कानून बनाने की शक्ति है। यूटी को के संबंध में कानून संघ ही बनाएगा। कामेश्वर सिंह वर्सेज बिहार राज्य का केस कर्लेबल लेजिस्लेशन से संबंधित, छद्म विधायन से संबंधित सिद्धांत से संबंध में है कि जब किसी सब्जेक्ट पे एक अनुसूची का सब्जेक्ट दूसरी शेड्यूल के सब्जेक्ट को टच करता है तो छद्म विधायन के सिद्धांत के साथ उसको देखा जाता है कि जो चीज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। एक और चीज यहां पर देखनी होती है, सार और तत्व का सिद्धांत, जो मैं आपको पहले, अच्छा मैंने कल लेवल लेजिस्लेशन में सार और तत्व की बात बोल दी, तो पहले सार और तत्व का सिद्धांत होता है कि एक सूची का सब्जेक्ट है, अगर वो दूसरी सूची के सब्जेक्ट को टच कर रहा है तो दोनों को अलग अलग करना है। कौन सा सेंटर किन विषयों पर बनाएगा, राज्य किन पे बनाएगा, क्या एक दूसरे की अधिकारिता का हनन नहीं हो रहा, ये पिट एंड सबस्टेंट थ्योरी से देखा जाता है, सार और तत्व के प्रिंसिपल से, ठीक है। और एक केस आता है कलेबल लेजिस्लेशन का, कामेश्वर सिंह वर्सेज बिहार राज्य का केस, कि जो चीज डायरेक्टली नहीं की जा सकती उसको इनडायरेक्टली भी आप नहीं कर सकते, छिपकर आप किसी चीज को नहीं बना सकते। कि जिनके संबंध में सेंट्रल, जिस सब्जेक्ट मैटर पे सेंट्रल लॉ नहीं बना सकता, मान लो राज्य सूची का विषय, उस पर सेंट्रल लॉ नहीं बना सकता तो सेंटर फिर उसके लिए अध्यादेश भी नहीं ला सकता। तो ये चीजें आप आर्टिकल 246 में पढ़ेंगे। 246 जीएफटी के संबंध में स्पेशल प्रोविजन है कि संसद और राज्य दोनों को जीएफटी के संबंध में लॉ बनाने की शक्ति होगी। हमें सिर्फ हेडिंग देख लेना, बाकी का कोई ज्यादा चीज नहीं है। संसद राज्य दोनों बना सकता है, मतलब संसद जब भी बनाती है तो जीएफटी में राज्य का भी हित होता है, तो राज्य की भी आप, अगर वो जीएफटी राज्य से संबंधित है, राज्य का हित है, तो उसकी आप सहमति से बनाओगे, ठीक है। जब भी कोई नया चीज आती है, शामिल करते हैं, तो सभी राज्यों की सहमति ली जाती है। कुछ एक्स्ट्रा कोर्ट की स्थापना करने की संसद की शक्ति है कि संसद यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के लिए अलग से कोर्ट स्टेब्लिश कर सकती है, एक्स्ट्रा एडिशनल कोर्ट स्टेब्लिश कर सकती है आर्टिकल 247 में। आर्टिकल 248 की हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आर्टिकल 248 की हेडिंग को, आर्टिकल 248 की हेडिंग क्या है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां, रेसिप्रोकल पावर्स की ये बात करता है कि संसद को शक्तियां होगी। संसद जो चीजें ना तो संघ सूची में ना राज्य सूची में, वो उनके संबंध में पावर संसद को होगी। और संघ सूची की एंट्री नंबर 97 ये पावर्स देती है। ये जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां यूनियन के पास होगी, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास होगी, ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया था, ठीक है। उसके बाद आप आर्टिकल 249 पढ़ेंगे कि राज्य सूची के किसी सब्जेक्ट को नेशनल इंटरेस्ट में उस पर संसद कानून बना सकती है। तो स्टेट लिफ्ट का कोई सब्जेक्ट है, उसको नेशनल इंटरेस्ट में संसद के द्वारा उस पर कानून बनाया जा सकता है। नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कब बनेगा? जब राज्यसभा प्रेजेंट्स और वोट करने वाले सदस्यों के 2/3 मेजोरिटी के साथ उस सब्जेक्ट को, जो स्टेट लिफ्ट का, उसको नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट घोषित कर दे, तो उसके संबंध में संसद कानून बना सकती है। ऐसा घोषित करने से ऐसा घोषित करने के बाद ये संकल्प 1 साल तक प्रवर्त रहेगा। जो भी कानून बनाओगे 1 साल तक प्रवर्त रहेगा। संसद की विधि संकल्प समाप्त होने के बाद 6 महीने के अंदर अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, या 6 महीने से, ठीक है, 6 महीने के अंदर अपने आप ही समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 250 देखना कि राज्य में जब आपातकाल प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के किसी सब्जेक्ट पर संसद कानून बना सकती है। तो जब आर्टिकल 356 प्रवर्तन में है, नहीं सॉरी, आर्टिकल 352 इन्फोर्समेंट में है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो वहां स्टेट लिफ्ट पर सेंट्रल कानून बना सकती है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। ऐसा आपातकाल नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 वाली समाप्त हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर जो लॉ बनाया था सेंटर ने स्टेट लिफ्ट पे, वो अपने आप खत्म हो जाता है। आर्टिकल 251 की आर्टिकल 251 बात करता है कि संसद ने जो आर्टिकल 249 250 के अंदर जो लॉ बनाया और उसी सब्जेक्ट पे बाद में स्टेट के द्वारा विधि लॉ बनाया गया, दोनों में असंगति होती है तो कौन सा प्रभावी होगा? तो
अभी मेरे हिसाब से इसमें से एक शब्द पूछ सकते हैं कौन सा प्रभावी होगा। सीधा सा अगर संसद ने बनाया है तो संसद वाला प्रभावी होगा, पर बाद में राज्य ने कानून बना दिया और उस कानून को राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेजा आर्टिकल 201 में, और राष्ट्रपति महोदय ने उस पर परमिशन दे दी, तो उस कंडीशन में राज्य का कानून प्रभावी हो जाएगा। तो ये चीज पढ़ लेना आप, आर्टिकल 251 आप समझ जाओगे। 252 दो या अधिक स्टेट के लिए उनकी सहमति से लॉ बनाने की संसद की शक्ति। तो दो या अधिक राज्य हैं, उनकी कंसेंट से लॉ बनाने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है आर्टिकल 252 में, कि अगर दो या अधिक राज्य कहें कि हमारी स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर आप हमें लॉ बना के दे दो, तो सेंट्रल लॉ बना के दे सकता है, और उसी बनाए हुए लॉ को अदर स्टेट के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, जिसकी जो भी स्टेट उसको एक्सेप्ट करना चाहे। आर्टिकल 253 कहता है कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावी करने के लिए लॉ बनाया जा सकता है। मैंने आर्टिकल 51 पढ़ा रहा था, वहां भी इसकी चर्चा करी थी कि इंटरनेशनल लॉ को विधि मान्यता या तो आर्टिकल 51 देता है या 253 देता है। तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्समेंट करने के लिए, इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए लॉ बना सकती है संसद, चाहे वो स्टेट का सब्जेक्ट हो तो भी उस पर संसद कानून बना सकती है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे जवाब देना होता है, एक स्टेट की मनमर्जी से कुछ नहीं होता। फिर आप आर्टिकल 261 देखें, सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक अभिलेख, मतलब पब्लिकली जो वर्क होता है, पब्लिक ऑर्डर्स में गवर्नमेंट के द्वारा वर्क किया जाता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं और सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, उसको सभी राज्य एक दूसरे की ऐसी कार्यवाहियों को, इन तीनों चीजों को मान्यता देंगे। परम विश्वास का खंड आर्टिकल 261 को बोलते हैं। 262 की हेडिंग देखना कि इंटरनेशनल काउंसलिंग, इंटर स्टेट काउंसलिंग, 262 है इंटर स्टेट, कोई रिवर से, कोई नदी दून है तो वहां जल संबंधित विवादों का निपटारा संसद लॉ बनाकर करेगी। 263 इंटर स्टेट काउंसलिंग के संबंध में उपबंध है, अंतरराज्य परिषद की स्थापना 263 में। 265 है कि विदाउट एनी लॉ पास किए किसी प्रकार का टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता, विधि के प्राधिकार के बिना करों को अधिरोपित नहीं किया जा सकता। 266 भारत सरकार अपनी संचित निधि और पब्लिक अकाउंट बना सकती है। भारत सरकार के लिए संसद और विधान, भारत सरकार के लिए संसद ऐसा संचित निधि को और पब्लिक अकाउंट को स्टेब्लिश करेगी। राज्य भी अपनी संचित निधि और पब्लिक अकाउंट बना सकती है और राज्य का विधानमंडल ऐसे संचित निधि या पब्लिक अकाउंट को स्टेब्लिश करेगी। संचित निधि में जितना भी टैक्स का पैसा आता है वो जाता है। पब्लिक अकाउंट में जितनी भी आप पे साफ्तियां, जैसे आपने रोड पे जल चल रहे थे, बिना हेलमेट के चालान कट गया, 1,000 रुपए का चालान कटा, तो वो आपका पब्लिक अकाउंट में जमा होता है। तो टैक्स संचित निधि में जाता है, बाकी पैसे जो साफ्ती के रूप में, जुर्माने के रूप में लगते हैं, वो जाते हैं पब्लिक अकाउंट में। जैसे कोर्ट ने जुर्माना लगाया, पब्लिक अकाउंट में जाएगा। 266 में इतनी सी बात देखना। 267 कि आकस्मिक निधि भी, इमरजेंसी फंड भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। भारत सरकार खुद का, राज्य पृथक रूप से कर सकेगी कि जितना भी सरकार का टैक्स का पैसा आता है उसका हर साल 5% हम इमरजेंसी फंड में रखेंगे, जब इमरजेंसी होगी उसमें से काम में ले लेंगे। तो 267 हो गया। उसके बाद 279 देखना, जीएसटी परिषद की बात करता। 101 अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा था। 2016 में 101वां अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी, और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार में टैक्स बढ़ा और लोगों ने रात को 12-1 बजे जश्न मनाया। मोदी जी हैं, एक इवेंट के रूप में इसको आयोजन करवाया कि आप आज से 28% जीएसटी देंगे, तालियां बजाओ। और मैं खुद इस चीज को देखता हूं कि शिक्षा पे 18% टैक्स है। आप कोई टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं, टेस्ट सीरीज को उपभोग कर रहे हैं, तो आप 100 रुपए देते हैं, उसमें से 18 रुपए जीएसटी के रूप में सरकार को देना होता है। अच्छा है कि मैं आपसे 18 रुपए नहीं ले रहा हूं, नहीं तो आपको फील हो जाता जीएसटी क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे 1000 की टेस्ट सीरीज के लिए आपको 1180 पे करना पड़ता। तो जीएसटी एक ठीक है कि आप जो हाई लेवल की चीजें हैं, उपभोग की चीजें, वहां जीएसटी लगाओ, पर आम शिक्षा पर आप जीएसटी लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि लोग पढ़े ना। यहां तो कम से कम जीएसटी माफ करो। सभी विकसित देशों में, मैं तो कहता हूं कि गरीब से गरीब देशों में शिक्षा पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि शिक्षा उस देश की लोगों की सोच विकसित करती है। तभी तो भारत में चल रहा है दहेज,
भारत में चल रहा है वो माता पिता के राइट्स का पता नहीं है, बच्चों को खुद के राइट्स का पता नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम राइट्स की बात करेंगे। मैं 12th फेल मूवी देखने की सलाह देता हूं, अभी भी आप लोगों के पास टाइम हो 2-2.5 घंटे में देखिए। मेरा ये मानना है कि उसमें एक चीज जब इंटरव्यू के दौरान कि नेता इसलिए नहीं चाहते कि हम पढ़ें क्योंकि हम उनके पीछे घूमेंगे नहीं, नारे नहीं लगाएंगे, हमें अपने राइट्स बताओगे, इसलिए नेता नहीं चाहते हम नहीं पढ़े। इसलिए कहते हैं कि आप रील्स देखिए, मस्त रहिए, नेट हम फ्री में दे देंगे, अनलिमिटेड नेट दे देंगे, पर आप पढ़ मत लेना, नहीं तो आप हमसे सवाल करेंगे, आप अधिकारों की बात करेंगे, है ना, इसलिए ये किया जाता है। 279 जीएसटी परिषद 101 अमेंडमेंट। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष यूनियन की वित्त मंत्री होती है, जो हमारी अभी निर्मला सीतारमण है। मैं कल परसों वो दिल्ली मेट्रो में चल रही थी, उनकी ये हालत है, यूनियन मिनिस्टर होने के बाद भी दिल्ली मेट्रो में एक व्यक्ति ने खड़े होकर उनको सम्मान देकर बिठाया नहीं, वो खड़ी पूरी उसमें जा रहे हैं। तो सम्मान कमाया जाता है, आपके पद के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता। आप किसी के लिए झुकोगे, डेडिकेशन रखोगे, किसी के लिए अच्छा कार्य करोगे, लोग सम्मान देंगे आपको। 280 वित्त आयोग की बात करता है। 280 कहता है कि राज्य वित्त आयोग होगा, एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, उनसे मिलकर वित्त आयोग बनेगा। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। अभी हमारा 20वां वित्त आयोग चल रहा था, 21वां वित्त आयोग आ गया, 20वां एन.के. सिंह थे अध्यक्ष, अभी पता नहीं एक नया वित्त आयोग बना है, मुझे अध्यक्ष का नाम याद नहीं। ठीक है, वित्त आयोग क्या करता है, यूनियन को जितना टैक्स का पैसा आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है सभी के बीच। फिर आर्टिकल 292 देखना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना है, तो कितना उधार लेना है संसद लो बनाकर डिसाइड करती है, बहुमत से पास कर देती है कि भारत सरकार इतना उधार ले सकती है, उतना हम विदेशों से उधार लेते हैं। 293 राज्य को उधार लेना है तो राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर कह देगा इतना उधार ले लो, पर राज्य केवल भारत सरकार से और इंटरनेशनल जो संगठन बने हुए हैं जैसे विश्व बैंक, उनसे उधार ले सकता है, किसी देश से उधार नहीं ले सकता स्टेट। 298 पढ़ना। फिर आर्टिकल 298 बात करता है 298 संघ और राज्य की व्यापार करने की, संपत्ति का अर्जन करने की शक्ति। तो यूनियन और स्टेट किसी प्रकार का बिजनेस कर सकती है, किसी प्रकार की संपत्ति अर्जित कर सकती हैं। आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट भारत सरकार के पास थे, इतने सालों से भारत सरकार के पास थे और उसके सारा बिजनेस वगैरह भारत सरकार देखती थी। अभी हमारे मोदी जी ने उन एयरपोर्ट को अडानी जी को भेज दिए, उनके परम मित्र को। तो अभी कुछ राइट्स हमारे पास है, जैसे मैं राइट्स की बात करता हूं कि कोयले का पूरा अधिकार हमारे पास है। भारत सरकार कोयले का बिजनेस करती है, संपत्ति खरीद सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी खरीद सकती है भारत सरकार की। तो भारत सरकार के पास बिजनेस करने का, प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की पावर है। आर्टिकल 299 कॉन्ट्रैक्ट सुविधाओं की बात करती है। सभी सुविधाएं भारत सरकार की है तो राष्ट्रपति के नाम से, राज्य सरकार की है तो राज्यपाल के नाम से की जाएगी। आर्टिकल 300 देखना, शूट और प्रोसीडिंग। तो भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के अगेंस्ट कोई भी सूट है वो यूनियन के नाम से लाया जाएगा, भारत संघ के नाम से लाया जाएगा, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। राज्य के विरुद्ध ला रहे हो तो राज्य के नाम से, जैसे आप पढ़ते हो किसी प्रकार के राज्य के संबंध में बात कर लो, विशाखा वर्सेज राजस्थान राज्य का केस पढ़ लो, या कोई भी मधुकर नारायण वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का केस पढ़ लो। सारे केसों में आपको देख लो कि राज्य का या यूनियन का नाम होता है। अगर क्रिमिनल केस है तो स्टेट और वो होती है। सिविल केस में भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था केंद्र सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ, उसमें आपके हितों का हनन हुआ है तो आप केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ सिविल वाद ला सकते हैं। आर्टिकल 300A बात करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी, हालांकि कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है नहीं, दाल रोटी खाता हूं, वो भी आप छीन सकते हैं कभी भी, नो राइट्स, इसमें कोई इशू नहीं है। तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को किसी प्रकार की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आप किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ करेंगे, उसको बराबर कंपनसेशन देंगे, 3 गुना कंपनसेशन का प्रोविजन है वो देंगे। और ये 44 अमेंडमेंट के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर, उसको हटा के आर्टिकल 300A 44वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ये एमिनेंट डोमिनियन का सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि लोक हित सबसे परे है। अगर लगता है कि जनता के हित के लिए उस जमीन को लेकर
उसको सरकार के द्वारा वहां कुछ बनाना चाहिए तो वो किसी भी व्यक्ति की जमीन ले सकती है। जनता के हित से बड़ा कुछ भी नहीं होता। सरकार का हित, लोग का हित, पब्लिक का इंटरेस्ट सबसे बड़ा होता है निजी इंटरेस्ट की अपेक्षा। जैसे मैं अभी बात करूं कि कहीं भी अगर कोई मान लो कि भगवान के जाने का रास्ता वो छोटा है, पतला है, 20 फीट चौड़ा है और वहां भगवान की आस्था ज्यादा है, लोग आते जाते ज्यादा है कोई भी धार्मिक पैलेस पे, तो वहां सरकार आसपास के मकानों को खरीद के उनके बदले में उन लोगों को 3 गुना कंपनसेशन देके, 30 लाख का मकान है तो 90 लाख देके वो जगह मकान ले सकती है, उसको तुड़वा के रोड चौड़े बनवा सकती है ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, भविष्य में कभी भगदड़ जैसी घटनाएं ना हो। यहाँ जीलू भाई नाना भाई खाट का केस पढ़ते हो, जीलू भाई नाना भाई खाट वर्सेस गुजरात राज्य, इसमें कहा गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। फिर भाग 14 देखोगे, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की बात करेगा। यहाँ आर्टिकल 309 कहता है कि संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के भर्ती और सेवा नियम की शर्तें, संघ की दशा में तो ऐसे सर्विस रूल्स राष्ट्रपति बनाएगा और स्टेट की दशा में ऐसे सर्विस रूल राज्य बनाएगा। कब? जब तक कि वहां की संसद और विधानमंडल इसके संबंध में रूल नहीं बनाती तब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल ही बनाएगा। आज तक भी हमारी संसद ने सर्विस रूल नहीं बनाए, राज्यपाल के अकॉर्डिंग और राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। 310 बात करता है संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि कितनी होगी। तो सभी सिविल सर्विस के व्यक्ति, ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवा के व्यक्ति और सभी रक्षा सेवाओं के व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। आर्टिकल 310 डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर को रिप्रेजेंट करता है। आपसे पूछे प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत कहाँ है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर कहाँ है, आर्टिकल 310 के अंदर है। आर्टिकल 311 बात करता है कि संघ और राज्य की सिविल के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को कब उनसे पद से हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है या पंक्ति से अवनत किया जा सकता है। ये आर्टिकल 311 बात करता है। ज्यादा मत देखना, जब भी हटाएगा तो उससे सुपीरियर रैंक का अधिकारी हटाएगा, लोअर रैंक का अधिकारी नहीं हटा सकता। ठीक है, सुनवाई के अवसर वगैरह देना, ये सब चीजें लिख ली है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है। 3 टाइप की ऑल इंडिया सर्विसेज है, IAS, IPS, IFS। IFS का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, नॉट इंडियन फॉरेन सर्विस। क्या होता है? भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो 3 प्रकार की सेवा, IAS IAS का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिससे कलेक्टर बनते हैं। दूसरी IPS इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा जिससे SP बनते हैं। तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिससे फॉरेस्ट के बड़े अधिकारी बनते हैं, जो बड़े बड़े सेंचुरीज वगैरह को मैनेज करते हैं, फॉरेस्ट के संबंध में कार्य करते हैं। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है, पर नियर बाय 2-3 सालों में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी बन जाएगी, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS बन जाएगी। कैसे अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन होता है? तो राज्यसभा में, राज्यसभा समझ गए, स्टेट ऑफ हाउस ऑफ स्टेट, तो हाउस ऑफ स्टेट के प्रेजेंस और वोट करने वाले सदस्यों की 2/3 मेजोरिटी से अगर वो घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया जाना चाहिए, तो राज्यसभा का ऐसा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से घोषित करने के बाद संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकेगी, सृजन कर सकेगी। और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश की रैंक से कम के पद नहीं होंगे। यह अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन का और ये पद वगैरह का जो बातें मैंने बोली, यह 42वें अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। आर्टिकल 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग कैसा होगा, UPSC, RPSC और ज्वाइंट आयोग की बात करता है। UPSC 1+10 मेंबर से मिलकर बनता है। स्टेट के अलग अलग होते हैं, राजस्थान में 1+7 मेंबर से मिलकर RPSC का गठन हुआ है। संघ के सदस्यों का नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और स्टेट के मेंबर्स की, जो RPSC के मेंबर्स होंगे, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ज्वाइंट कमीशन का जो मेंबर्स होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो दोबारा सुन लेना क्या है, आर्टिकल 315 में तो गठन की बात कर रहा है, UPSC, RPSC और ज्वाइंट
आयोग के गठन की बात कर रहा है। 316 कह रहा है यूपीएससी और ज्वाइंट कमीशन बनेगा, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और आरपीएससी या अन्य लोक सेवा आयोग के उसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। जितने भी मेंबर होंगे चाहे वो यूपीएससी आरपीएससी में, उसमें से आधे मेंबर पॉलिटिकल होंगे, आधे मेंबर ऐसे होंगे जो स्टेट के अधीन 10 साल तक राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की सेवा में कोई पद धारण कर चुके हैं, वहां सर्विस कर चुके हैं 10 साल का। कार्यकाल की बात करें तो यूपीएससी के मेंबर 6 साल तक या 65 वर्ष तक पद धारण करेगा, या तो मैक्सिमम 6 साल तक या 65 वर्ष तक होने तक, जो भी पहले हो जाए। आरपीएससी और ज्वाइंट कमीशन के प्रत्येक मेंबर 6 साल तक या 62 साल तक पद धारण करेंगे। ये 6 62 6 65 का क्राइटेरिया याद रखना। यूपीएससी में 6 65 और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या ज्वाइंट कमीशन में 6 62 का क्राइटेरिया याद रखना। पद का त्याग करना है तो यूपीएससी ज्वाइंट आयोग तो राष्ट्रपति को दे दो अपना इस्तीफा, आरपीएससी वाले राज्यपाल को दे दो। पर बर्खास्त करने की बात करता है जो आर्टिकल 13 कहता है कि यूपीएससी मेंबर आरपीएससी मेंबर को कब तो सस्पेंड कर सकते, कब बर्खास्त कर सकते हैं, मतलब हटा ही सकते हैं पद से परमानेंट। तो सस्पेंड करना है तो सेंट्रल के लिए यूपीएससी के लिए ज्वाइंट आयोग के लिए राष्ट्रपति कर देगा, स्टेट के लिए राज्यपाल कर देगा। पर बर्खास्त करना है, हटाना ही है तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, और केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, जांच करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा और राष्ट्रपति ही उनको हटाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही स्टेट वाले भी, स्टेट के जो आरपीएससी के मेंबर हैं उनको भी हटाएगा। हमारे बाबूलाल कटारा जेल में है लंबे समय से, अभी तक उसको सस्पेंड किया है राज्यपाल ने, पर हटाएगा कब? राष्ट्रपति हटाएगा जब सुप्रीम कोर्ट जांच प्रस्तुत कर देगी। ये हमने 317 तक पढ़ लिया। 318 को देख लेना। आयोग के मेंबर सदस्य रहने के बाद कौन कौन से पद धारण नहीं कर सकते। अपने से बड़ा पद धारण कर सकते हैं, अपने से छोटा पद धारण नहीं कर सकते। 319 को एक बार पढ़ लेना भाई, यहां से कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ज्यादा कुछ बचा तो नहीं, पर शरीर में एनर्जी भी नहीं बची। कितना ग्लूकोज पी पी के पढ़ाएं, शरीर जान खो चुका है, आधी तो लू खा चुकी है शरीर को, बची कुछ ही वो एनर्जी। वैसे इतनी गर्मी पड़ती है, 48 47 48 डिग्री तापमान, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर भी मैं एक 30 सेकंड की बकवास के बाद वापस शुरू करता हूँ सारी चीज़ें। भाग 14A 42 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया था। ट्रिब्यूनल बताता है 42 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ था। 2 आर्टिकल है 343A 343B। 343A बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, संसद के द्वारा गठन किया जाएगा। ये संघ और राज्य के अधीन जो आप सर्विस में जाओगे उससे संबंधित विवाद, जब आप सरकार की नौकरी ज्वाइन कर लेते हो, जिस दिन आप पहले ज्वाइन कर लेते हो उस दिन के बाद सभी विवाद ट्रिब्यूनल देखती है। ज्वाइन से पहले के विवाद हाईकोर्ट में प्रसन्नगत किए जाते हैं। 323B कहता है कि सर्विस के से रिलेटेड मैटर के अलावा बाकी सब्जेक्ट हो, कि उपभोक्ताओं के विवाद हो तो उपभोक्ता अधिकरण में जा सकता है, तो और कोई अन्य विषयों के लिए भी ट्रिब्यूनल बना सकती है समुचित विधानमंडल। सब्जेक्ट केंद्र का है तो केंद्र उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाएगी, सब्जेक्ट स्टेट लिफ्ट का है तो स्टेट बना सकता है, लॉ द्वारा ट्रिब्यूनल बनाएगा। एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि ट्रिब्यूनल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप 368 के द्वारा ट्रिब्यूनल को समाप्त नहीं कर सकते, यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। और राजस्थान सिविल सर्विस अपीलेट ट्रिब्यूनल 1976 आर्टिकल 323A के प्रभाव से बनाया था, संसद ने इसका गठन किया था। भाग 15 इलेक्शन के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में बात करता है, चुनाव के बारे में बात करता है। 324 से लेकर 329 तक इसके अंदर आएंगे आर्टिकल। भाग 15 की हेडिंग पूछी जाती है, निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 324 बात करेगा कि निर्वाचन का अधिक्षण, निर्वाचन का निदेशन, निर्वाचन का नियंत्रण करने की निर्वाचन आयोग में निहित होना। तो एक निर्वाचन आयोग होगा जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बनेगा। 1 अक्टूबर 1993 से पहले ये एक सदस्य होता था, केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग कहलाता था। 1 अक्टूबर 1993 के बाद एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होने लगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो पूरे इलेक्शन को
अधिक्षण करने की, मॉनिटरिंग करने की, इंस्ट्रक्शन देने की और कंट्रोल करने की इलेक्शन कमीशन की पावर होती है, उसमें ये पावर निहित होती है, आर्टिकल 324 बताता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, सीईसी, उसको हटाने की प्रक्रिया सेम 124(4) की है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। कुल का बहुमत, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 दोनों से सेशन से सेम सत्र में। आर्टिकल 326 लोकसभा और विधानसभा में जितने भी निर्वाचन होंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। जो भी 18 से ऊपर का है वो वोट कर ऐसा मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को चुनोगा, है ना। एक चलती फिरती बात रहती है जो आप देखते रहते हैं कि देश संभालना आसान है, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति मत कर देश का फैसला कर सकता है, पर पत्नी संभालना मुश्किल बात है, वहां 21 साल की आयु कंपलसरी होती है। और मुझे तो लगता है इतना मुश्किल काम है कि मैं खुद 31 साल की उम्र में भी ये फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि किसी को जीवन में लाना चाहिए। इतना मुश्किल काम है पत्नी को संभालना, तो बहुत मुश्किल चीज है ये चीज कि आप एक व्यक्ति महिला को संभाल लें इतना, जबकि देश को 18 साल से ऊपर का संभाल सकता। मतलब मैं कहूं कि प्रधानमंत्री बनने की उम्र क्या है तो 25 साल उम्र है, क्योंकि लोकसभा का मेंबर प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र है, तो 25 साल का व्यक्ति देश संभाल सकता है, पर 21 साल की उम्र का व्यक्ति से कम का है पत्नी नहीं संभाल सकता। मैं तो 31 में भी संभाल पाने में असमर्थ सा हूं। अच्छा, आज कई लोगों को मेरी एज पता लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एज से कुछ नहीं होता। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु थी 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। पहले 21 साल की आयु थी, 61वें अमेंडमेंट के द्वारा राजीव गांधी ने 1989 में 21 साल की जगह 18 साल वाले को वोटिंग राइट्स दिया गया। आर्टिकल 329 कहता है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिला कलेक्टर के सामने इलेक्शन पिटीशन के द्वारा उनको प्रसन्नगत किया जाएगा। आर्टिकल 330 लोकसभा में एफटीएससी के मेंबरों को कितने स्थान एफटीएससी के लोगों के लिए होंगे, तो जितना इनको आरक्षण है एफटी वालों को 17.5% और एफटी वालों को 12% है, तो उतना ही सीटें रिजर्व होती है। 331 को रिपील कर दिया गया, एंग्लो इंडियन को 2 सीट की बात करता था, इसको आर्टिकल 104 के द्वारा हटा दिया गया। आर्टिकल 332 विधानसभा में एफटीएससी के आरक्षण की बात करता है। 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, 333 को भी हटा दिया गया 104 अमेंडमेंट के द्वारा। 334 की एफटीएससी को जो स्थानों का आरक्षण है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, वो 80 साल बाद पर नहीं रहेगा प्रभाव में, इसको 10-10 साल बढ़ा दिया जाता है। अभी 2030 तक आरक्षण रहेगा, उसके बाद हटा दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसको कल ही अगर बहुमत के साथ आती है सरकार तो वो इसको हटा सकती है, पावर है सरकार के पास कि 80 साल से पहले भी हटा सकती है, कल ही हटा देगी, या 80 की जगह 75 लिख देगी, 6 महीने बाद हटा दिया जाए, जनवरी 2025 में हटा दिया जाए, खत्म हो जाता है। 335 सेवा और पदों के लिए एफटीएससी को दावा होगा और पर उनके लिए मिनिमम परसेंटेज फिक्स करेंगे, इसीलिए कह रखा है कि जज बनना हो तो भी 35% नंबर लाने ही होंगे, तो मिनिमम क्राइटेरिया होगा, पर इनको आरक्षण दिया गया, इनका दावा माना जाएगा, जितना आरक्षण है वो सीटों पे दावा करेंगे, पर मिनिमम क्वालिफिकेशन भी इनको पार करनी होगी। 335 ये सारी चीजें करता है। 338 नेशनल एससी कमीशन, नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। संसद के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन होगा, राष्ट्रपति एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों का नियुक्त करेगा, जो नेशनल एससी कमीशन कहलाएगा। 89 अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इसको आर्टिकल को जोड़ा गया। 338A, इनको इंपोर्टेंट देखना, 338 से लेकर 342A तक सारे इंपोर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। 338A क्या बात करता है? नेशनल एसटी कमीशन 89 अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया था, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं, 5 लोगों से मिलकर राष्ट्रीय नेशनल एसटी कमीशन बनता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनता है। ऐसे 338 भी ओबीसी कमीशन की बात करता है, ओबीसी के लिए पिछड़ा आयोग होगा। 102वें अमेंडमेंट 2018 के द्वारा जोड़ा गया। 102 अमेंडमेंट 2018 के द्वारा लेटेस्ट अमेंडमेंट है, याद रखना 11 अगस्त 2018 से ये
एक्टिव हुआ था 338B, ठीक है, नेशनल ओबीसी आयोग। फिर आप 341 में एफटी अनुसूचित एससी के अंदर कौन सी कास्ट होगी, राज्य डिसाइड करता है। 342 एफटी के अंदर, सॉरी 341 कहता है कि एससी के अंदर कौन सी कास्ट होगी, राष्ट्रपति बताएगा वो कास्ट होगी। 342 एसटी के अंदर कौन सी कास्ट होगी, राष्ट्रपति बताएगा वही कास्ट होगी। 342 ए कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग ओबीसी की जातियां कौन सी होगी, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। पर अभी 105वां अमेंडमेंट था क्या, 104 था, 105वां 104 था मेरे हिसाब से। 104 के द्वारा यह कर दिया कि राज्य भी ओबीसी में कोई सी कास्ट शामिल कर सकता है। 343 देखना कि संघ की राजभाषा क्या होगी, तो यूनियन हिंदी की उसकी हिंदी राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी। भाग 17 में राजभाषा है जो बताता है कि संघ की राजभाषा, संघ अपने सभी कार्य हिंदी में करेगा। आर्टिकल 348 की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और केंद्र के द्वारा जितने भी एक्ट बनाए जाएंगे, कितने भी बिल बनाए जाएंगे, उनमें कौन सी भाषा यूज में लेंगे, तो अंग्रेजी लेंगे आर्टिकल 348 के प्रभाव से। फिर नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन पढ़ते हैं। एनर्जी नहीं बची फिर भी मैं खत्म करूंगा। आर्टिकल 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी। भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय उपबंध पढ़ रहे हैं, जर्मनी से लिए थे 352 से 360 तक। नेशनल इमरजेंसी आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है मंत्रिमंडल की रिटर्न में सिफारिश पर। क्या हुआ था 1975, 25 जून 1975 की रात को, मतलब 24 जून 1975 की रात को क्या हुआ कि अचानक इंदिरा गांधी को लगता है कि अब मैं अपना पद नहीं बचा सकती, मेरे खिलाफ पूरे भारत में जगह जगह से विरोध हो रहा है और सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया था, उसको जैसे तैसे खारिज कराया, कहीं चीजें चल रही थी इर्द गिर्द। तो इंदिरा गांधी ने उस समय नेशनल इमरजेंसी लगा दी मंत्रिमंडल को, कि बिना कोई सहमति के अकेला मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी मंत्रिमंडल होता है। इस प्रोविजन का फायदा उठाते हुए उसने डायरेक्ट राष्ट्रपति को कहा, एक मुस्लिम व्यक्ति थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस समय राष्ट्रपति थे, उनको कहा आप इमरजेंसी लगाओ। इमरजेंसी लगा दी। रातों रात सभी विपक्ष के नेता और पार्टी में भी ऐसे नेता जो विरोध कर रहे थे उस फैसले का, सबको उठा के जेल में डाल दिया। तो वहां के बाद जो हुआ, उसके बाद 44वें अमेंडमेंट में जब नरसिम्हा राव की, नहीं किसकी सरकार थी, 1977 में जो जनता दल की ज्वाइंट सरकार बनी थी, मुझे प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं आ पा रहा, जेपी नारायण का मूवमेंट हुआ था, काफी चीजें हैं। तो वहां से ये प्रोविजन कर दिया गया 44वें अमेंडमेंट के द्वारा कि मंत्रिमंडल कि रिटर्न सिफारिश में सभी के साइन के द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है, जब ही राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगाएगा। नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले क्या हुआ करता था, आंतरिक अशांति, और इसी आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब उसको कर दिया सशस्त्र विद्रोह, कि भारत के अंदर अगर जनता हथियार उठा के देश के खिलाफ विद्रोह कर देती है हथियारों के साथ, तभी आप नेशनल इमरजेंसी लगाओगे, अन्यथा युद्ध होने पे और बाह्य आक्रमण होने पे। युद्ध मतलब किसी देश के साथ झगड़ा कर लेना, बाह्य आक्रमण मतलब हम शांति से बैठे हैं, दूसरा देश हम पे हमला कर देता, उसको बाह्य आक्रमण कहेंगे। तो 3 ग्राउंड है अभी, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति के जगह पर आया है। ऐसी इमरजेंसी लगाने के बाद 1 महीने तक प्रवर्तित रहेगी। 1 महीने के अंदर संसद से अनुमोदन करवाना होगा। संसद एक बार अनुमोदन कर देती है तो 6 महीने तक इमरजेंसी प्रवर्तन में रहेगी, पर हर 6 महीने समाप्त होने के बाद आपको संसद से अनुमोदन कराना होगा, तभी 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ेगा। ठीक है, अनुमोदन कुल के तो बहुमत से करवाया जाएगा, संसद का कुल का तो मेजोरिटी और उपस्थित और वोट देने वाले के 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाएगा, मतलब विशेष बहुमत से अनुमोदन करेंगे तो ही वो इमरजेंसी प्रवर्त में रहेगी 6 महीने तक। तो एक बार इमरजेंसी लगा दी, घोषणा कर दी, 1 महीने तक लागू रहती है, संसद पास कर देती है तो 6 महीने तक लागू रहती है। हर 6 महीने के बाद वापस संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। आर्टिकल 355, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति होने में राज्य होने की स्थिति में राज्य की सुरक्षा करने का केंद्र का कर्तव्य है। तो सेंट्रल की ड्यूटी बता रहे हो कि जब किसी राज्य पे बाह्य आक्रमण हो जाए या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप वहां पर रक्षा बल भेजकर वहां
सुरक्षा प्रदान करोगे। मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं किया, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, देश के लिए एक अपमान का विषय था। हालांकि वहां सेना भी पिछले 1.5 साल से कंट्रोल नहीं कर पा रही। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जो संविधान ने पावर दी है अपने अपने कार्य बताएं, वो सिस्टम फेल हो जाता है तो राज्य पर केंद्र के द्वारा राज्य का पूरा प्रशासन चलाया जा सकता है। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के समय पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, प्रेसिडेंशियल रूल हो जाता है। तो राज्यपाल अगर प्रतिवेदन देता है कि संविधान के उपबंधों के अनुसार इस राज्य का शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ऐसा राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद 2 महीने तक प्रवर्तन में रहता है। 2 महीने के अंदर संसद द्वारा उसको अनुमोदन करवाया जाता है और ऐसा अनुमोदन साधारण बहुमत से करवाया जाता है। ऐसा अनुमोदन करवाने पर 6 माह तक वो प्रवर्तन रहता है। ऐसे करके 6 माह तक बढ़ा सकते हो, पर अधिकतम 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितना हो सकता है, तो केवल और केवल 3 वर्ष तक। 358 पढ़ना कि आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिकल सस्पेंड हो जाना, स्वतः निलंबित हो जाना। तो जब युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 19 के जो मूल अधिकार है वो अपने आप निलंबित हो जाता है। पर अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है वहां आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होता। यहां से क्वेश्चन आता है आर्टिकल 358 से जो बातें बोली याद रखना। युद्ध बाह्य आक्रमण है, अगर नेशनल इमरजेंसी युद्ध बाह्य आक्रमण के ग्राउंड पे लगी है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो गया। पर अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है देश के अंदर तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होता। आर्टिकल 359 कहता है कि जब आपात लगा हो आर्टिकल 352 द्वारा तो भाग 3 में सभी मूल अधिकार है उनको राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है। केवल 2 मूल अधिकारों को छोड़कर, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 को ही प्रवर्त कराने के लिए आप आर्टिकल 32 का यूज कर सकते हैं। बाकी सभी मूल अधिकार आपके सस्पेंड रहते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। 352 लगता है जब 359 काम करता है। यहाँ एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला का केस पढ़ते बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से जाना जाता है। जस्टिस खन्ना का विसम्मत मत हम इस पर पढ़ते आए हैं और इसी जस्टिस खन्ना ने कहा था कि आप आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते। उनकी राय थी एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला के बाद में। इसी को बाद में 44 अमेंडमेंट के द्वारा ये चीजें जोड़ी गई कि आप आर्टिकल 20 और 21 को कभी सस्पेंड नहीं कर सकते। 307 वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है कि जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया, मतलब देश पैसों में कंगाल होना लगे, खतरे में लगे, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। 2 महीने तक प्रवर्त रहता है। संसद अनुमोदन कर देती है तो तब तक प्रवर्त रहेगा जब तक देश की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती। कोई लिमिटेशन निर्धारित नहीं है। सबके वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं 360 में। ठीक है, तो 2 महीने तक प्रवर्तनीय। 352 केवल 1 महीने तक प्रवर्तन में था, फिर आपको अनुमोदन कराना था। 356 2 महीने तक था, 360 2 महीने तक था। तीनों ही मामलों में अनुमोदन होने पर 6 माह तक प्रवर्तनीय होता है। 361 राष्ट्रपति राज्यपाल और राज्य प्रमुख को सिविल मामलों में वाद से संरक्षण दिया। क्रिमिनल मामलों में भी जब तक पद पे हैं जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। 365 संसद द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में राज्य असफल रहता है तो 356 लग सकता है। तो 365 में अगर संसद के संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य अनुपालन करने में असफलता रहता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये एक 356 की राष्ट्रपति शासन लगाने का ग्राउंड होगा 365। फिर आप 366 पढ़ेंगे जो निर्वाचन की बात करेगा। निर्वाचन को कहां कहां परिभाषित किया गया, 4 जगह। आर्टिकल 147 में पढ़ोगे, 236 में पढ़ोगे, 264 में पढ़ोगे आप, और 308 में पढ़ोगे, 367 में पढ़ोगे। 5 जगह निर्वाचन का उपबंध किया। मैंने 4 जगह बोला था, 5 जगह है, चेक कर लेना, हो सकता है एक आध जगह ना हो। 366 में से 14 नंबर पे हाई कोर्ट की परिभाषा पूछी जा सकती है क्योंकि हाई कोर्ट पेश करा रहा है। तो आर्टिकल 366 का सब क्लॉज 14 हाई कोर्ट को परिभाषित करता है। फिर आप 368 पढ़ो कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया बताता है। तो संसद का प्रत्येक सदन बहुमत के साथ, मेजोरिटी से, और
प्रेजेंस और वोट करने वालों की 2/3 मेजोरिटी से कोई बिल पारित करके संसद के किसी संविधान के किसी भी प्रोविजन में अमेंडमेंट कर सकता है। पर अगर ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें अमेंडमेंट कर रहे हो, वो प्रोविजन आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162, आर्टिकल 241, आर्टिकल भाग 5 का अध्याय 4 मतलब सुप्रीम कोर्ट, भाग 6 का अध्याय 5 मतलब हाई कोर्ट, भाग 11 का अध्याय 1 या अनुसूची 7 या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व या आर्टिकल 368 में संशोधन है, तो वहां संसद के बहुमत और उपस्थित मत देने वालों के 2/3 के अलावा भी आधे से ज्यादा राज्यों की बहुमत से मेजोरिटी से उसको समर्थन मिलना चाहिए, तभी आप इन आर्टिकलों में अमेंडमेंट कर सकते हैं। 368 का 4 और 5 को 42वें अमेंडमेंट से जोड़ा था। 368(4) कहता है कि न्यायालय जो संविधान को संशोधन किया संसद ने, उसको न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। 368(5) कहता था कि संविधान में संशोधन करने की संसद को एक्सक्लूसिव पावर है, इसको आप किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स के केस में कहा कि ज्यादा 3-5 नहीं करनी। माननीय संसद महोदय, आप मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं कर सकते और आप न्यायालय की जो अधिकारिता है उसको बाधित नहीं कर सकते। न्यायालय किसी भी मामले में अगर उसको लगता है कि संविधान के उपबंधों का हनन हो रहा है, संविधान को खतरा है, तो वहां जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो 368(4) और 5 को मिनर्वा मिल्स के मामले में असंवैधानिक ठहरा दिया गया था। ठीक है। फिर 371 के अंदर ABCD करके, जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। मैं करता हूं इसको नामा स्मेक के नाम से। N नागालैंड, A असम, M मणिपुर, फिर आंध्र प्रदेश के 2 प्रोविजन है लगातार, AA, फिर S से सिक्किम, M से मिजोरम, A से अरुणाचल प्रदेश, G से गोवा, K से कर्नाटक। तो 371 में A से शुरू करोगे तो आप आगे तक पहुंच जाओगे। NAMAASMAG मैं बोलता हूं नामा स्मेग के और मुझे याद रह जाता है। 367 का सब क्लोज 4 था ना, इंटरप्रिटेशन, वहां एक इंटरप्रिटेशन ऐड किया था जो 370 के संबंध में था, उसको देख लेना। 5 अगस्त 2019 से ऐड किया था। 367 का 4 उसको पढ़ लेना। 370 में अमेंडमेंट हुआ, जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध था, वहां सब आर्टिकल 2, 3, 4, 5 अमेंड कर दिया और अब लिख दिया कि संविधान के सभी प्रोविजन जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे। 31 अक्टूबर 2019 से ये चेंज लागू हो गया। 372 की जो विद्यमान विधियां होगी वो संविधान के प्रवर्त होने के पश्चात भी लागू रहेंगी। मतलब 1950 से पहले जो कानून थे वो संविधान के लागू होने के बाद भी प्रवर्त बने रहेंगे और उनको विधि मान्यकरण आर्टिकल 372 करता है। फिर आप 392 देखना कि अगर कोई कठिनाइयां हैं संविधान में तो दूर करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसको हेनरी अष्टम खंड बोला जाता है। हेनरी अष्टम खंड बोलते हैं, लिख नहीं पा रहा हूं, असमर्थ हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे मेरी बात। हेनरी HENRY हेनरी अष्टम खंड बोला जाता है। 393 संक्षिप्त नाम, इस संविधान का नाम संक्षिप्त नाम है जो आर्टिकल 1 में होना चाहिए, वो 393 में लिखा। 394 प्रारंभ, तो ये संविधान के कुछ आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93 ये तुरंत प्रवर्तित हो गए। बाकी सभी आर्टिकल का प्रवर्तित हुए 26 जनवरी 1950 से। ये तो 26 नवंबर से हो गए थे जो 394 में लिखे, बाकी सभी 26 जनवरी 1950 से। और इस संविधान का अंतिम आर्टिकल निरसन की बात करता है कि क्या निरसित किया गया। तो इस संविधान के द्वारा एक तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 को रिपील किया गया। दूसरा जो इंग्लैंड ने पारित किया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसको रिपील किया गया, क्योंकि भारत को आजाद किया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। किसने किया था? ब्रिटिश संसद ने। और ब्रिटिश संसद वापस एक बिल लाके कह सकती है भारत हमारा गुलाम है। इसलिए हमने कहा कि जो तुमने पास किया था आर्टिकल भारत के संबंध में, हम उसको रिपील कर देते हैं। अब
सारी पावर हमारे पास है, हम गुलाम बनना चाहेंगे तो हमारी संसद के उससे बनेंगे। संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो अधिष्ठायी शक्ति भी और प्रक्रियात्मक शक्ति भी है। आप कुछ आर्टिकल्स देखना जिनको मैं विशेष रूप से कहूंगा, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 44 है। ये नीति निर्देशक तत्व कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव